वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको साहित्य भाग में से काव्य खंड में से रुबाइयाँ और गज़ल पढ़ाऊँगी फिराक गोरखपुरी की लिखी हुई। इससे पहले मैं पाठ को आरंभ करूँ, कवि परिचय आपको दे देती हूँ। फिराक गोरखपुरी उर्दू फारसी के जाने माने शायर थे। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में हुआ। इनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक था। इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बाद में अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की। 1917 ईस्वी में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के कारण इन्होंने 1918 ईस्वी में इस पद को त्याग दिया। आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण सन 1920 में इन्हें 1.5 वर्ष की जेल हुई। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापक भी रहे। इन्हें गुल नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला। सन 1938 में इनका देहावसान हो गया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं गोरखपुरी जी की गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई है। इनकी काव्यगत विशेषताओं की बात करूं तो उर्दू शायरी साहित्य का सबसे बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बना रहा है, जिनमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर कर सामने आए हैं। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने इस परंपरा को तोड़ा है। फिराक गोरखपुरी भी उनमें से एक हैं। फिराक ने परंपरागत भावपोत और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर इन्होंने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। भाषा शैली की बात करूं तो उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए प्रसिद्ध है। शेर लिखे नहीं कहे जाते हैं, ये एक तरह का संवाद होता है। मीर गालिब की तरह फिराक ने भी इस शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। अब मैं आपको रुबाइयों का प्रतिपाद बताती हूँ। फिराक की रुबाई उनकी रचना गुलो नगमा से उद्धत हैं। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। इनकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। इन रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। इन्हें पढ़ने में सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आती है। इस रचना में सार की बात करूं तो कवि ने वात्सल्य वर्णन किया है। माँ अपने बच्चे को आंगन में खड़ी होकर अपने हाथों से प्यार से झूला झुला रही है। वह बार बार उसे हवा में उछाल देती है, जिसके कारण बच्चा खिलखिलाकर हंस उठता है। वह उसे साफ पानी से नहलाती है तथा उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। बच्चा भी उसे प्यार से देखता है जब वह उसे कपड़े पहनाती है। दिवाली के अवसर पर शाम होते ही पुते और सजे घर सुंदर लगते हैं। चीनी मिट्टी के खिलौने बच्चों को खुश कर देते हैं। वह बच्चों के छोटे छोटे घर में दीपक जलाती है, जिससे बच्चों के सुंदर चेहरों पर चमक आ जाती है। आसमान में चांद देखकर बच्चा उसे लेने की जिद पकड़ लेता है। माँ उसे दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है और उसे कहती है कि दर्पण में चांद उतर आया है। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध जीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई बहन का है। तो ये रुबाइयाँ जो हैं, इनमें से मैं एक पहली रुबाई को पढ़ूंगी। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पर झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह कर हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। चांद का टुकड़ा का अर्थ है बहुत प्यारा। गोद भरी, गोद में भरकर, आंचल में लेकर। लोका देने का अर्थ उछाल देना है। तो इसका प्रसंग यही है कि ये हमारे आरो भाग 2 के संकलित रुबाइयों से उद्धत है। इसके रचयिता उर्दू फारसी के शायर प्रमुख फिराक गोरखपुरी हैं। इस रुबाई में कवि ने माँ के स्नेह का वर्णन किया है। शायर कहता है कि माँ एक चांद के टुकड़े अर्थात अपने बेटे को अपने घर के आंगन में लिए खड़ी है। वहीं अपने चांद के टुकड़े को अपने हाथों पर झुलाने लगती है। बीच बीच में वह उसे हवा में उछाल देती है। इस प्रक्रिया से बच्चा प्रसन्न हो उठता है तथा बच्चे की खिलखिलाहट भरी हंसी गूंजने लगती है। तो इस तरह से ये रुबाई आपकी समाप्त होती है और आगे मैं आपको अन्य रुबाइयाँ भी इसकी